Well, the first topic we'll be doing today, charged particle as a projectile in an uniform electric field. मतलब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को दिया हुआ है, कैसा? थोड़ा ध्यान से देखना। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को दिया हुआ है which is directed in the what direction? Vertically downward direction. ठीक है? And this electric field exists up to a distance d. मतलब d लेंथ के ऊपर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। ऑलराइट? हम लोग एक चार्ज पार्टिकल लिए हैं और उसको यहां से मान लो विद अ वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u, उसको थ्रो किया गया है। ऑलराइट? किस डायरेक्शन में थ्रो किया गया है? परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिस डायरेक्शन में है एग्जैक्टली उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थ्रो किया गया है। दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज। दिस इज व्हाट चार्ज? तो ये पॉजिटिव चार्ज ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा पॉजिटिव चार्ज उस डायरेक्शन में ही फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो क्या ये सीधा जाएगा ऐसे? जैसे ग्रेविटी एक्ट करता है बॉडी के ऊपर वैसे ही ये नीचे आ जाएगा। When we are considering this, we are not considering the gravitational force. ठीक है? मान लो ये ग्रेविटी फ्री स्पेस में हम लोग एक चार्ज को प्रोजेक्टाइल थ्रो कर रहे हैं और अगर ग्रेविटी रहेगा तब हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों को ही लेने पड़ेंगे। It will be a little complicated, but not very much complicated. Alright? So first give the heading. ये heading दे दिया है। जल्दी से charge particle as a projectile in a uniform electric field. Yeah. Now write this down. There is an uniform electric field directed in the vertically downward direction. There is an uniform electric field directed in the vertically downward direction of strength E. No, direction in the vertically downward direction, comma, of strength E. Right? A charge particle of charge q and mass m. A charged particle of charge q and mass m. Of charge q and mass m is projected perpendicular to the electric field lines. That is horizontally. Perpendicular to the electric field lines. That is horizontally within the electric field. With a velocity u. Find the height by which the charge particle will drop. When it crosses the electric field region. ठीक है? सो क्या पूछा है कि अगर इसको ऐसे सीधा थ्रो करेंगे तो ये सीधा जाना चाहिए था अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता। Because of the electric field, it will obviously take a curved path और
यहां से निकलेगा, ऑलराइट। तो ये कितना नीचे ड्रॉप किया, ये वाला वैल्यू हम लोग को निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट बाय व्हिच इट इज कमिंग डाउन, राइट। अब एक चीज वहां पर थोड़ा मेंशन कर दो ब्रैकेट में, जहां पर मतलब राइटिंग खत्म किया वहां पर मेंशन कर लो, gravitational force is to be neglected. Gravitational force is to be neglected. Is to be neglected. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स लेने से ये थोड़ा अलग हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स इज टू बी नेगलेक्टेड। अब क्वेश्चन है कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ डू यू सॉल्व दिस। So you can clearly understand this is a projectile. Projectile मतलब how many dimensional motion? 2 dimensional motion. तो हम लोग को x axis motion और y axis motion अलग से एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। Along x axis और along y axis क्या क्या डेटा दिया हुआ है जल्दी से बताओ। क्विकली, along x axis पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी कितना है, so ux equal to u, and how much is the velocity, initial velocity along y axis, because it has been thrown horizontally. Horizontally मतलब initial velocity along the vertical direction कुछ नहीं है, ठीक है। you know why initial direction कुछ नहीं है, because ये horizontally है ना, तो इसका अगर vertical component निकालने जाएंगे तो एंगल कितना है 90 डिग्री, cos 90 कितना होता है, इसलिए इसका कोई component vertical direction में नहीं रहेगा, राइट। ux u है, uy 0 है। अब along x axis acceleration कितना है, is there any force which is acting along x axis, कोई force है नहीं, so इसीलिए acceleration along x axis is, y axis में कोई acceleration है कितना, हम लोग बोले कि ग्रेविटेशनल फोर्स नेगलेक्ट कर रहे हैं तो एकदम आंख बंद करके, प्रोजेक्टाइल है आंख बंद करके जी रहेगा, क्या कुछ सोचेंगे नहीं। एनीहाउ ay निकालने पड़ेंगे हम लोगों को। एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाता है, फोर्स बाय मास। ये चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E में थ्रो करते हैं तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, F equal to Q EQ by 1 by E equal to F by Q होता है, so F is equal to क्या आता है Q by E by Q बोल सकते। Oh, acceleration is force by mass and the force is, alright, so acceleration is Q E by M, done। अब पहले हम लोग को देखना पड़ेगा ये जो u वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी लेके ये डिस्टेंस d कवर करने के लिए वो कितना टाइम लगा है, कौन सा एक्सिस में कैलकुलेशन करेंगे, x एक्सिस या y एक्सिस। टाइम एक ऐसा क्वांटिटी है जो तुम x एक्सिस में भी कैलकुलेट कर सकते हो, y एक्सिस में भी कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कौन सा डायरेक्शन में मालूम है और डिस्प्लेसमेंट कौन सा डायरेक्शन में मालूम है, तो ऑब्वियसली x एक्सिस में कैलकुलेट करना पड़ेगा। x एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन है, सो यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन 0 मतलब यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा फार्मूला यूज करते हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन के लिए, हर्ष यूनिफॉर्म मोशन के लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, बोलो बोलो बोलो। अरे वाह, अरे वाह, गुड गुड, वेरी गुड, वेरी यूनिफॉर्म मोशन क्यों बोले हम, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 0 है, तो फार्मूला में कैसे लग गया ये, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। हाँ एक ही बात है, सो s इक्वल टू vt, हो गया, s इक्वल टू vt इज द ओनली इक्वेशन बिकॉज जहां पर एक्सेलरेशन नहीं है 0 है वहां पर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। So you can write the displacement d is equal to velocity u into t। तो टाइम कितना निकलेगा, मिला है dy, is that clear? अब along y axis हम लोगों को निकालना क्या है, ये y,
y क्या है? डिस्प्लेसमेंट अलोंग द y एक्सिस। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? जब एक्सेलरेशन है हम लोगों के पास s equal to ut plus half at square, so s equal to ut plus half at square। सिर्फ एक ही चीज जिसको हम लोग x एक्सिस से y एक्सिस या y एक्सिस से x एक्सिस में ले सकते हैं वो क्या है? टाइम। इसलिए d by t हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर दिखा दिया हुआ है तो ये 0 हो जाएगा और s जो है वही हम लोगों का क्या है? y। हाफ a क्या है? q e by m और t कहाँ से मिलेगा? जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में लग रहा है उतना ही टाइम हम लोग को यहाँ पर रिप्लेस करना है। सो दैट विल बी d by u का होल स्क्वायर। सो y is equal to q e d square by twice m u square। You need to keep this in your mind, right? MCQ सॉल्व करते वक्त हम लोग के पास टाइम नहीं रहेगा, हम लोग x एक्सिस y एक्सिस इक्वेशन सॉल्व करेंगे, फिर इसका वैल्यू निकालेंगे। कोई भी परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी प्रोजेक्टाइल चार्ज एज प्रोजेक्टाइल थ्रो किया जाएगा तो द डेविएशन इट विल हैव विद दिस ओवर अ डिस्टेंस d। मतलब जितना डिस्टेंस तुम ज्यादा करोगे ये डेविएशन बढ़ते जाएगा। सी दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर। मतलब जितना तुम ज्यादा डिस्टेंस का इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे वो उतना ज्यादा डेविएट करेगा। एग्जैक्टली लाइक अ प्रोजेक्टाइल। याद है प्रोजेक्टाइल अगर कोई डायरेक्टली वर्टिकल हॉरिजॉन्टली शूट करता है तो बुलेट हॉरिजॉन्टली जाके नहीं लगता है, वो नीचे जाता है, राइट? नाउ क्विकली ओपन अप द असाइनमेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड जल्दी से। वेल दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। of course it is not the way we have done it, not exact same way, a little different question but concepts are similar। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि एक रीजन है जहां पर the electric field lines are directed in the upward direction। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। किसके लिए बना है? एक यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट है और यहाँ पर एक नेगेटिव प्लेट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव में जाता है ना, हम लोग मालूम है। अब वहां पर क्या बोल रहे हैं एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस d इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड e। The direction of the field is reversed keeping the magnitude unchanged and the proton falls through the same distance, find the ratio of times। वो बात में आ रहा है। पहले बोल रहे हैं कि ये रीजन में हम लोग एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से छोड़ दिए हैं तो ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? Because it is negatively charged, it experiences force opposite to the direction of the electric field। Electric field किधर है? तो इलेक्ट्रॉन will experience the force in the downward direction। तो ये यहाँ पर छोड़ देंगे तो क्या होगा? ये नीचे गिरेगा और बोला हुआ है ये डिस्टेंस कितना है? d है। तो ये नीचे गिरने में टाइम कितना लगेगा? कैसे निकालेंगे? जल्दी से लिखो। एक्सीलरेशन, अच्छा फोर्स इक्वल टू e into e। You understand why? फोर्स इक्वल टू q into e होता है ना, q into e होता है ना। तो यहाँ पर q क्या है? e है। So the force will be e into e। एक्सीलरेशन क्या होगा? एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं? बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए m सबस्क्रिप्ट e लिखना है, राइट? अब बताओ डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग? फॉर्मूला क्या है? s इक्वल टू ut प्लस, हम लोग रेस्ट से इसको ड्रॉप कर रहे हैं ना, सो ड्रॉपिंग का मतलब क्या है? इनिशियल वेलोसिटी इज 0, तो इसलिए ये 0 हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये s कितना हाइट गिर रहा है? d डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू हाफ इनटू एक्सेलरेशन इज इनटू p स्क्वायर। अच्छा इसको ना t नहीं लिख के हम लोग t e ले लेते हैं। t क्या है? टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन, ठीक है? और इसको इक्वेशन 1 मार्क करके छोड़ देते हैं। Why? Because और एक सिचुएशन बोला हुआ है जहां पर प्रोटॉन को लेके काम कर रहे हैं। अब सेकंड वाला पार्ट पढ़ो। बोल रहे हैं द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड, मतलब ये यहाँ पर ऊपर पॉजिटिव प्लेट ले लिए और नीचे नेगेटिव प्लेट ले लिए
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अब नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। अब बोल रहे हैं यहां से एक प्रोटॉन को छोड़ देना, तो वो भी नीचे ही गिरेगा, राइट। सो देखो देखो एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है कि ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं लेना पड़ेगा, बस हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। क्यों इग्नोर कर रहे हैं, उसका एक सिंपल सा रीजन है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो इसलिए अगर बोला भी नहीं हुआ होगा ना तो तुमको मास लेने का जरूरत नहीं है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लेने का जरूरत नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फोर्स आर मच स्ट्रांग। नाउ फॉर प्रोटॉन ये इलेक्ट्रॉन के लिए था, फॉर इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन के लिए क्या होगा जल्दी से बताओ फिर से, प्रोटॉन के लिए क्या होगा फिर से बताओ। फोर्स सेम ही रहेगा, मैग्नीट्यूड E into E, राइट। तो यहाँ पर P नहीं लिखते हैं, प्रोटॉन के लिए P नहीं लिखते हैं, प्रोटॉन का चार्ज भी E होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का ही चार्ज क्या होता है, E होता है। और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, E बाई यहाँ पर मास ऑफ क्या लिए थे, इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर मास किसका लेना पड़ेगा, तो mp लिखते हैं, ऑलराइट। एंड नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला सेम ही है, ut प्लस हाफ 8tp लिखते हैं यहाँ पर। क्यों tp लिख के समझ में आया, क्योंकि प्रोटॉन का टाइप निकाल रहे हैं, और यहाँ पर भी ut क्या है, तो क्या आएगा, s is b equal to half into e by m of इसका प्रोटॉन into t of प्रोटॉन का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों ही क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसको इक्वल टू इसको हम लोग कर सकते हैं, तो करने से क्या मिलेगा, हाफ इनटू e by me into te square is equal to half into e by mp into tp square। और हम लोग को निकालने क्या बोले हैं, निकालने बोले हैं टाइम का रेशियो। देखो फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम्स टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन। सो हम लोग देखो यहाँ पर सब कैंसिल हो जाएगा, हाफ हाफ e तो te by tp का होल स्क्वायर इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ प्रोटॉन होगा। सो te by tp इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ mass of electron by mass of atom. So that will be your answer. समझ में आया? So देखो यहाँ पर ये जो हम लोग कर रहे हैं आज वाला टॉपिक, यहाँ पर कोई नया चीज नहीं हो रहा है। जो जो फॉर्मूला हम लोग सीखे थे क्लास 11 में और जो जो फॉर्मूला हम लोग क्लास 12 में सीखे थे उसका ही एप्लीकेशन हो रहा है। ऑलराइट, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कौन सा क्लास में हम लोग नया टॉपिक सीख रहे हैं और कौन सा क्लास में हम लोग एप्लीकेशन सीख रहे हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली दैट सारा चीज नया टॉपिक नहीं है। जो एप्लीकेशन है ना उसको अगर हम लोग सोचे कि नया टॉपिक है तो वो नहीं है, वैसा सोचना नहीं है हम लोग। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एप्लीकेशन मतलब क्लास 5 जैसे न्यूमेरिकल्स करते थे, वैल्यू पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। एप्लीकेशन का मतलब है वहां पर भी अल्फाबेटिकल प्रॉब्लम्स होगा, सो यू नीड टू सॉल्व देम, क्लियर, एंड यू नीड टू ग्रो अप। बचपना हो चुका है, हाँ देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा नहीं वो करवाएंगे, हम करवाएंगे, अभी नहीं हम डिस्कस करेंगे, सारा डाउट्स डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 एक बार जल्दी से देखेंगे क्विकली। क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे नहीं, क्वेश्चन नंबर 19 सिर्फ देखेंगे, एकदम सेम एज क्वेश्चन नंबर 18 है। जल्दी से पढ़ो और मुझे बताओ समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 क्विकली, इट इज जस्ट द सेम एज क्वेश्चन नंबर 18। बोलो नहीं so question number 20 is the next sum. Question number 20 says figure shows tracks of 3 charged particles in uniform electric field. Give the sign of the 3 charges. Which particle has the highest charge to mass ratio? देखो ये जो डायग्राम नीचे दिया हुआ है, isn't it similar to the one we did? ऐसे दो प्लेट
20 जो है ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 चार्ज पार्टिकल शो किया गया है, एक ऐसे जा रहा है, दूसरा थोड़ा कम डिविएट कर रहा है और तीसरा इधर ज्यादा डिविएट कर रहा है। 1 2 3। तो जस्ट द वे वी डिड इट, हम लोग जैसे किए थे वही है ना, एक चार्ज पार्टिकल इधर से फ्लो कर रहे हैं और इट इज गेटिंग डिविएटेड बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? अब मुझे बताओ, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है गिव द साइन ऑफ द 3 चार्जेस। हाँ, मतलब नेचर, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। व्हाई? बिकॉज़ दे गोट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? और ये क्या होगा? राइट। अब बोले हैं किसका चार्ज बाय मास रेशियो ज्यादा होगा। अब देखो ये फार्मूला हम लोग निकाले थे ना, यहां से हम लोग चार्ज बाय मास रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे चार्ज बाय मास रेशियो निकाल सकते हैं? देखो Q by M दिख रहा है यहाँ पर, बाकी सबको इधर लेके आ जाओ। तो क्या बनेगा ये 2YU square by E into D square is equal to आयन। दिख रहा है? So this is called charge by mass ratio. Charge by mass ratio. जहां पर बनाए थे वो डिराइवेशन वहां पर ही लिख लो, जहां पर डिराइवेशन बनाए थे वहीं पर लिख लो। चार्ज बाय मास रेशियो इज इक्वल टू 2YU square by E into D square। ठीक है? तो चार्ज बाय मास रेशियो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। यहाँ पर देखो सारा चार्ज पार्टिकल को सेम वेलोसिटी से थ्रो किया गया है। देखो है सेम वेलोसिटी से, तो मतलब ये सारा क्वांटिटी सबके लिए सेम है। ये सारा क्वांटिटी कौन सा आलादा? y। तो मतलब जिसका डिविएशन ज्यादा होगा उसका चार्ज बाय मास रेशियो सबसे ठीक है। इज दैट क्लियर? कैसे चार्ज बाय मास रेशियो निकाला जाता है? आपको समझ नहीं आ रहा है कौन सा? तुमको ये मिला y इज इक्वल टू ये एक्सप्रेशन। यहाँ पर हम लोग साइड चेंज कर रहे हैं, q और m को इधर छोड़ रहे हैं, बाकी सारा अल्फाबेट्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ रहे हैं। तो जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएंगे इधर, और जो इधर न्यूमरेटर में है वो किसको छोड़ के q और q, क्योंकि हम लोग q by m रेशियो निकालना है। जब लेके आए उसके बाद जो मिल रहा है एक्सप्रेशन, वहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ये सारा पार्टिकल्स के लिए कौन कौन सा क्वांटिटी अलग है। बोला हुआ है सारा पार्टिकल्स सेम वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं, मतलब u क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो चेंज नहीं हो रहा है, सबके लिए सेम है, और सब लोग सेम डिस्टेंस ही ट्रैवल कर रहे हैं। ये d है, दिस डिस्टेंस इज d, राइट? तो क्या डिफरेंट है सारा चार्ज पार्टिकल्स के लिए? y। तो जिसका y ज्यादा होगा उसका q by m रेशियो, और जिसका y कम होगा उसका q by m रेशियो कम। सो राइट दिस डाउन, the q by m ratio is directly proportional to the deviation. Q by m ratio is directly proportional to the deviation y, to the deviation y. Hence, higher the deviation, higher is the q by m ratio. Higher the deviation, higher is the q by m ratio. देखो बाजी का डायग्राम दिखाते हैं, देखो बुरे से सबसे क्या पीछे बोलता हमको आ रहा है थ्री वाला। वो देखो लाइन के अंदर पूरा दिया है, हम मेरा ड्राइंग के हिसाब से थ्री वाला सबसे ज्यादा डिबेट चल रहा है। वो आर करते वो लाइन के नीचे चला जाए, इसलिए हायर द डिविएशन, हायर द डिविएशन, हायर इज द q by m रेशियो। अरे बाबा वही ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब वही होता है ना। सब स्पेलिंग डिक्टेशन लिखो, थोड़ा सा तो अपना दिमाग लगाओ। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 is what we did. Question number 21 is the derivation we did. एक बार जल्दी से पढ़ो question number 21.
आंसर है 3 হবে थर्ड चार्ज पार्टिकल डायरेक्शन का थर्ड चार्ज पार्टिकल डिलीट 21 बड़े 21 एग्जैक्टली द सेम थिंग देखो यहाँ पर एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है वो भी देखो q e l square by twice m bx square तो देखो ये u ही है bx और ये d ही है m समझ में आया खुद से बनाओगे ये ठीक है एंड चेक योर कॉपीज ऑन सैटरडे ऑलराइट